पिछले वीडियो में हमने मोलैलिटी कर लिया था, मोल फ्रैक्शन कर लिया था, मोलैलिटी भी कर लिया था। अब हम जो है नॉर्मेलिटी करेंगे, लेकिन नॉर्मेलिटी करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है ग्राम इक्विवेलेंस। वो हमें करना ज़रूरी है। तो नॉर्मेलिटी से पहले हम करेंगे ग्राम इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंस। तो ग्राम इक्विवेलेंस क्या चीज़ है? हमने कोई भी रिएक्शन पढ़ा, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लिया, वाटर की फॉर्मेशन ही ले लेते हैं। तो वो क्या होता है, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो जब हम स्टाइक्योमेट्री कैलकुलेशन कर रहे थे, मोल कंसेप्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि रिएक्शन कभी भी मोल टू मोल बेसिस पे होता है। रिएक्शन जो है वो कभी भी मोल टू मोल बेसिस पे होता है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अगर हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो वहां से हमें पता लगेगा कि कौन सा रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा। एक रिएक्टेंट है, वो दूसरे रिएक्टेंट के कितने मोल्स के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो ये रिएक्शन जो है वो मोल टू मोल बेसिस पे होता है। लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स हम कंसीडर करें तो वहां पर हमेशा कोई भी रिएक्शन हो और उनमें कितना भी मोल्स हो, कोई भी रिएक्शन हो और 3 या 4 रिएक्टेंट्स हो और उन्हीं 3 या 4 रिएक्टेंट से कितने भी मोल्स हो, लेकिन जो रिएक्शन होगा वो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक रिएक्टेंट का दूसरे के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा। यानी कि अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है H2 का, वो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट O2 के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो ये एक तरीके से एक नया कंसेप्ट आ जाता है आफ्टर मोल्स के बाद, क्योंकि मोल्स में हमने ये देखा था कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन डिसाइड कर रहा है कि कितना मोल्स एक रिएक्टेंट का दूसरे कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। बट ग्राम इक्विवेलेंट्स में ऐसा नहीं होता। ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है वो कभी भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक रिएक्टेंट का दूसरे के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा, या फिर दो के साथ ही वो रिएक्ट करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम समझने से पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं ग्राम इक्विवेलेंट के और कुछ केसेस भी हैं। पहले हम वो देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि उनके बिना ये चीज़ हमें समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट मास, कई केसेस में इक्विवेलेंट वेट भी हम कह देते हैं। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, यहाँ पर गिवन मास वही है जो हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। गिवन मास यानी कि दिया हुआ, जैसे गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होता है, तो वहां पर जो गिवन मास है वही यहाँ पर भी गिवन मास है। और दूसरा है इक्विवेलेंट मास। तो अब बात आ जाती है कि इक्विवेलेंट मास क्या है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या है? वैलेंसी फैक्टर जो है VF में शॉर्ट में लिख देता हूं। ये वैलेंसी फैक्टर जो है वो एसिडिटी हो सकता है, या फिर बेसिसिटी हो सकता है, या फिर चार्ज हो सकता है। चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वैलेंसी फैक्टर जो है वो एसिडिटी हो सकता है, बेसिसिटी हो सकता है और चार्ज हो सकता है। अब 3 अलग अलग केसेस होंगे इसके, जिन केसेस में हम देखेंगे कि इस केस में एसिडिटी हम लेंगे, इस केस में बेसिसिटी लेंगे और तीसरे केस में हम चार्ज लेंगे। तो सबसे पहले केस की बात करते हैं। यहाँ पर ये ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मैं अभी के लिए मिटा देता हूँ, दोनों ही मिटा देता हूँ, और साइड में मैं जो है इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि इक्विवेलेंट मास जो है वो हमें जरूरत पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट मास था गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास था मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर VF।
तो इक्विवेलेंट मास था मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर हमने देखा था कि एसिडिटी भी हो सकता है, बेसिसिटी भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम एसिड्स का केस लेते हैं कि एसिड्स के केस में क्या होता है। तो पहला है हमारा एसिड्स। एसिड्स के केस में क्या होगा, तो सबसे सिंपल एसिड ले लेते हैं HCl। अगर HCl है मेरे पास, HCl सोल्यूशन में जाएगा तो वो क्या दे देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। HCl जब सोल्यूशन में जाएगा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे देगा। तो एसिड्स के केस में हम बेसिसिटी देखते हैं, एसिड्स के केस में हम बेसिसिटी देखते हैं, और जितना H पॉजिटिव सोल्यूशन में प्रोड्यूस होगा उनकी जो बेसिसिटी होगी वो उतनी ही होगी। यानी कि अगर HCl है, HCl अगर सोल्यूशन में एक H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1। क्यों, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि एक H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने OH नेगेटिव आयंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो 1 होगा। तो ये भी एक चीज है। तो यहाँ पर इसकी बेसिसिटी देखी जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिसिटी। एसिड्स के केस में जो है हम बेसिसिटी देखेंगे। यहाँ पर इसकी बेसिसिटी क्या होगी, यहाँ पर इसकी बेसिसिटी होगी 1, क्योंकि एक H पॉजिटिव है तो 1 हो गई उसकी बेसिसिटी, और वही वैलेंसी फैक्टर है तो ये BF के बराबर आ गया। तो यहाँ से अगर इसकी बेसिसिटी 1 हुई तो हम यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलर मास HCl का हमें पता है 36.5 35.5 Cl का होता है और 1 हाइड्रोजन का होता है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट मास HCl का आ जाएगा, मोलर मास कितना है 36.5 डिवाइडेड बाय 36.5 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी 1 विच इज इक्वल टू 36.5। तो इक्विवेलेंट मास हमारा ये आ गया 36.5। ये आ गया हमारा HCl का केस। अगर ऐसे ही मैं H2SO4 देख लूं, H2SO4, तो अगर ये सोल्यूशन में जाएगा तो क्या दे देगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2, क्योंकि 2H पॉजिटिव आयंस दे रहा है। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 हुआ। और इक्विवेलेंट मास कितना होगा, इक्विवेलेंट मास H2SO4 के केस में, तो मोलर मास कितना होता है H2SO4 का, ऑक्सीजन 4 है तो 64 प्लस सल्फर 32 कितना हुआ 96 प्लस 2 इज 98। तो 98 डिवाइड बाय 2 वैलेंसी फैक्टर आ गया और ये हो गया 49। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि मोलर मास और इक्विवेलेंट मास के बीच का डिफरेंस हमें पता लग गया कि मोलर मास तो हमारा 98 था, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो भी है वो 98 था, लेकिन इक्विवेलेंट मास जो है वो 49 आ गया, यानी कि सीधा जो है उसका आधा आ गया। अब हम देखते हैं, अब हम बेसिसिटी कह रहा हूँ, बेसिस का केस देखते हैं और वहां पर हम एसिडिटी कंसीडर करते हैं। अगला जो केस है वो हम बेस को देखेंगे और वहां पर हम एसिड्स को कंसीडर करेंगे। तो बेस अब बेस के केस में क्या होगा, बेस के केस में हम एसिडिटी लेते हैं, बेस के केस में हम एसिडिटी लेते हैं। तो सबसे सिंपल बेस से शुरुआत करते हैं NaOH से। NaOH जब सोल्यूशन में जाएगा तो क्या दे देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो बेसिस के केस में उनकी एसिडिटी डिसाइड करती है OH नेगेटिव आयन, कि कितने OH नेगेटिव आयन हमें सोल्यूशन में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक OH नेगेटिव आयन है तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी, यानी कि वैलेंसी फैक्टर, और वो होगा 1। तो अगर इसका 1 होगा तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मोलर मास NaOH का होता है 40 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 40। ठीक, अगला एक और हम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं हम इस केस में, AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको हम सोल्यूशन में डाल दें या फिर जब सोल्यूशन में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव दे देगा। तो एसिडिटी कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ यहाँ पे 3, फिर 3 वैलेंसी फैक्टर हुआ तो इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मोलर मास AlOH3 का कितना होगा, एल्यूमिनियम 27, ऑक्सीजन 3 है तो 48 और 27 75 और 3 हाइड्रोजन 78।
तो 78 डिवाइडेड बाय कितना वैलेंसी फैक्टर है यहाँ पर 3 है तो 3 विच इज इक्वल टू 26। तो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट AlOH3 के केस में 26 आ गया, जो कि 3 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू मोलर मास। तो ये तो आपको समझ आ गया कि बेस के केस में क्या होता है। अब अगर हम बात करें सॉल्ट्स के केस में, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली 3 ही चीज है, एक एसिड है, एक बेस है और एक तीसरा है सॉल्ट। तो सॉल्ट के केस में वो क्या होगा, क्योंकि जो तीसरा जो चीज था चार्ज का वो आ जाता है बीच में, कि सॉल्ट के केस में हम देखेंगे कि क्या होगा। तो सॉल्ट्स थर्ड हमारा केस आ जाता है सॉल्ट्स, और यहां पर हम देखते हैं चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां पर हम देखते हैं चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सॉल्ट का केस सबसे सिंपल सॉल्ट हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट सबसे सिंपल सॉल्ट है CaCO3। वैसे NaCl भी मैं ले सकता था, लेकिन इससे हम पहले देखते हैं कि क्या बनेगा। तो CaCO3 हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब ये सोल्यूशन में जाएगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Ca2 पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव। Ca2 पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव यही प्रोड्यूस करेगा। तो अब हमें यहाँ पर चार्ज देखना है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज देखना है या तो नेगेटिव चार्ज देखना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो पॉजिटिव ही देख लेते हैं। पॉजिटिव जो है 2 पॉजिटिव है तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2। और हाँ, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर एक चीज ये भी है कि अगर हम नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो नेगेटिव साइन साथ में नहीं आएगा। वी जस्ट हैव टू कंसिडर द मैग्नीट्यूड, साइन को हमें वहां पर देखना नहीं है। अगर नेगेटिव भी देख रहे हैं तो 2 ही आएगा, अगर -2 है तो, या फिर -3 है तो 3 ही आएगा। तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर। और इक्विवेलेंट मास क्या होगा, इक्विवेलेंट मास क्या होगा, CaCO3 का मोलर मास कितना होता है, कैल्शियम 40 प्लस 12 52 प्लस 48, क्योंकि 16 into 3 48, वो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 50। ऐसे ही अगर हम AlCl3 का केस लें, AlCl3 ये भी एक तरीके का सॉल्ट ही है। तो अगर इसको हम सोल्यूशन में डालें तो सोल्यूशन में क्या दे देगा, Al3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो अगर हम इस बार नेगेटिव चार्ज को ही देखें तो एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कितने Cl नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहे हैं, 3। तो वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी इस केस में 3, वैलेंसी फैक्टर होगी 3। और यहाँ पर इक्विवेलेंट मास क्या आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा AlCl3 का मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 3। AlCl3 27 प्लस 3 इंटू 35.5 डिवाइडेड बाय 3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी इसकी क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास जो है इसको हम जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमें इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाता है, जैसे कि हमने 3 चीज हमने देख ली कि सॉल्ट के केस में क्या होगा, एसिड्स के केस में क्या होगा और बेस के केस में क्या होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है कि मोलर मास और इक्विवेलेंट मास के बीच का रिलेशन तो चलो यही हमें मिल गया, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स के बीच का रिलेशन भी हम यहाँ पर फाइंड ही कर लेते हैं। तो हमें क्या पता है, सबसे पहले जो इक्वेशन लिखा था मैंने वो क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये ग्राम इक्विवेलेंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मेलिटी में हम सीधे यही यूज करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो हम सीधे वही यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय VF, मोलर मास डिवाइडेड बाय VF। अब VF डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो वो न्यूमरेटर में चला गया, तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय VF। तो अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से क्या पता लग गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू VF, ये होगा हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये फॉर्मूला हमें और मिल गया।
रिलेशन मिल गया ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स के बीच का रिलेशन मिल गया, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो जैसे हम मोलैरिटी की बात करते हैं, मोलैरिटी के केस में क्या होता है कि मोलैरिटी नहीं, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स जैसा है वहां पर नॉर्मेलिटी के केस में, मोलैरिटी के केस में जैसे नंबर ऑफ मोल्स हम कंसीडर करते हैं, वैसे ही नॉर्मेलिटी के केस में हम ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहली चीज पे आते हैं कि मैंने क्या कहा था सबसे शुरू में कि अगर कोई रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा, या फिर उसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के 2 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो ये हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये कैसा होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि एक रिएक्शन के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक रिएक्टेंट का दूसरे के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही कैसे कंबाइन करता है, या फिर 2 ग्राम इक्विवेलेंट ही 2 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ कैसे कंबाइन करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया है, एक है इक्विवेलेंट मास का, दूसरा है ग्राम इक्विवेलेंट का नंबर ऑफ मोल्स के साथ रिलेशन, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि वो कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे H3PO4 प्लस NaNaOH, ये दे देगा NaH2PO4 प्लस H2O। तो ये एक रिएक्शन यहाँ पर आ गया। ये बहुत बेसिक रिएक्शन है। H3PO4 एक एसिड है और NaOH सॉल्ट बेस है, तो एसिड बेस कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक नई चीज और हम देखेंगे कि जो वैलेंसी फैक्टर है वो हमेशा रिएक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है, कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो या प्रेशर अलग हो या टेम्परेचर अलग हो, उस पर डिपेंड करता है वैलेंसी फैक्टर। कैसे? तो H3PO4 का स्ट्रक्चर जो है वो हम पहले बना के देखते हैं कि H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा। P के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, P के साथ डबल बॉन्ड O है, और 3 बॉन्ड जो है वो ऐसे ही P जो है ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, 3 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड P बना रहा है। क्योंकि P की जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है, तो यहाँ पर P की जो वैलेंसी है फॉस्फोरस की वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बचे 3 हाइड्रोजन, तो वो 3 हाइड्रोजन इस तरीके से यहाँ पर लग जाएंगे। क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, तो 2 तो यहाँ पर इसका कंप्लीट हो चुका है। इनके कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया। तो ये H3PO4 का जो है वो स्ट्रक्चर है। तो अगर ये H3PO4 का स्ट्रक्चर है, इसको ऐसा हम देखें तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो 3 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 3 हाइड्रोजन सच यहाँ से दे देगा, 3 हाइड्रोजन दे देगा, तो उसकी वैलेंसी फैक्टर 3 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ये यहाँ पर होता नहीं, क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो H3PO4 NaOH के साथ कंबाइन होकर NaH2PO4 प्लस H2O दे रहा है। तो H2O दे रहा है यानी कि सॉल्ट और वाटर दे रहा है, और वाटर को अगर मैं ब्रेक करूं तो वो क्या बनेगा, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यही बनेगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि OH नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, इसका बेस से आ रहा है, NaOH से आ रहा है। तो NaOH ने तो अपना एक OH नेगेटिव दे दिया। अब बात आती है H पॉजिटिव की, तो H पॉजिटिव ऑब्वियसली एसिड से ही आएगा, H पॉजिटिव जो है वो एसिड से ही आएगा। लेकिन कितना H पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आ रहा है। तो एक H पॉजिटिव तो यहाँ से चला गया, बाकी बचे 2 हाइड्रोजन वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, वो वैसे के वैसे ही H3PO4 में ही लगे हुए हैं। H3PO4 में से तो एक H तो निकल ही गया, तो 2 हाइड्रोजन जो है वैसे के वैसे ही वहां पर है। यानी कि सोल्यूशन में H3PO4 ने सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दिया है, बाकी 2 हाइड्रोजन वैसे के वैसे ही हैं। तो जो सोल्यूशन के अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन दे रहा है, यहाँ से पता लगता है कि उसकी बेसिसिटी जो है वो सिर्फ 1 आएगी, और जो वैलेंसी फैक्टर है वो भी 1 होगा। तो यहाँ से जो बेसिसिटी इसका होगा वो 1 होगा, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर 1 होगा। ठीक, यहाँ से वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। NaOH है, इसकी भी वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर 1 है, क्योंकि एक OH नेगेटिव दे रहा है। तो हमें क्या पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो अगर इस इक्वेशन को देखें तो फुली बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अगर ये फुली बैलेंस्ड इक्वेशन है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि यहाँ से क्या पता लगा, एक 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है H3PO4 का वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के साथ कंबाइन कर रहा था। यहाँ से हमें ये पता लग गया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट H3PO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के साथ कंबाइन कर रहा है। तो ये तो सबसे बेसिक केस आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ पर एक ही है, तो और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो कंबाइन कर रहे हैं वो भी एक ही है।
तो अगर इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं, तो अगला केस देखते हैं कि H3PO4 की जो रिएक्शन है वो NaOH के साथ ही हम कराएंगे, लेकिन NaOH का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा, H3PO4 प्लस 2NaOH, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मैंने बढ़ा दिया, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, कंडीशन थोड़ी सी अलग कर दी यहाँ पे। तो ये मुझे दे देगा Na2HPO4 प्लस 2H2O, Na2HPO4 प्लस 2H2O, ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। तो अगर इस वाटर को मैं आगे फर्दर स्प्लिट करूं तो ये मुझे क्या देगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, यही दे रहा है, 2H पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव। तो 2H पॉजिटिव जो है वो दोनों H पॉजिटिव कहाँ से आया, H3PO4 से आया है, तो यानी कि दूसरा H पॉजिटिव भी यहाँ से चला गया, दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ से चला गया, बचा कितना, सिर्फ एक हाइड्रोजन। तो दो हाइड्रोजन यहाँ से चले गए, बेसिसिटी कितनी हो गई, 2, वैलेंसी फैक्टर हो गई 2। तो इस केस में वैलेंसी फैक्टर कितनी हो गई, 2। NaOH जो है वो 2 मॉलिक्यूल है NaOH का, तो 2 मॉलिक्यूल 2 OH दे रहा है, 2 मॉलिक्यूल 2 OH नेगेटिव दे रहा है, तो एक मॉलिक्यूल कितना देगा, एक ही देगा, क्योंकि जो H3PO4 है उसका एक ही मॉलिक्यूल, H3PO4 का एक ही मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन दे रहा है सोल्यूशन के अंदर, 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है सोल्यूशन के अंदर। पर यहाँ पे जो NaOH है उसके 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स 2 OH नेगेटिव दे रहा है, यानी कि एक मॉलिक्यूल कितना देगा, एक देगा, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी, 1। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले को अप्लाई करें यहाँ पे, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये कितना हो गया, 2 ग्राम इक्विवेलेंट, और ये भी हो गया 2 ग्राम इक्विवेलेंट। तो यहाँ से क्या पता लगा कि इसका 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। एक और केस करके देख लेते हैं हम साथ ही साथ, जो थर्ड केस है हमारा, उसमें भी जरा हम ध्यान दे देते हैं कि वो क्या होगा। तो H3PO4 को मैंने 3 मोल के साथ अगर कंबाइन किया, 3 मोल NaOH के साथ कंबाइन किया, तो क्या बनेगा, Na3PO4 प्लस 3H2O, Na3PO4 प्लस 3H2O। तो 3H2O को वापस अगर मैं स्प्लिट करूं तो ये क्या दे देगा, 3H पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, 3H पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। तो एक ही मॉलिक्यूल H3PO4 का एक ही मॉलिक्यूल यहाँ से तीसरा हाइड्रोजन भी दे रहा है, 3 हाइड्रोजन उसने दे दिए, 3 हाइड्रोजन आयंस जो है उसने प्रोड्यूस कर दिया सोल्यूशन के अंदर। तो एक मॉलिक्यूल जो है 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी बेसिसिटी कितनी हुई, 3 हुई, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर 3 हो गया। और NaOH के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, NaOH के जो है 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स 3 OH नेगेटिव दे रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल कितना दे रहा है, एक, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी फैक्टर 1 हो गई। और मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1, तो 1 इंटू 3, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने, 3, तो 3 इंटू 1। क्या यहाँ से आया, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट जो है यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर भी 3 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और वहां से हमें ये पता लग रहा है कि 3 मोल्स एक रिएक्टेंट का दूसरे के 3 मोल्स दूसरे के 4 मोल के साथ कंबाइन कर रहा है, या फिर एक का 2 मोल दूसरे के 1 के साथ कंबाइन कर रहा है, लेकिन अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट्स के बेसिस पे उसको देखें तो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट दूसरे के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही कंबाइन करेगा, 2 ग्राम इक्विवेलेंट 2 के साथ ही कंबाइन करेगा। तो ये तो पूरी कहानी हो गई हमारी ग्राम इक्विवेलेंट्स की। अब हम आगे नॉर्मेलिटी देखते हैं कि कैसे ग्राम इक्विवेलेंट से हम नॉर्मेलिटी हम निकाल सकते हैं। नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, किसके, सोल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये कुछ कुछ मोलैरिटी की तरह ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं सॉल्यूट का, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ले रहे हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट जैसे कि हमने पहले देखा था, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये हो गया। तो इन लीटर्स है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीएस से। तो अगर यहाँ पर ml में दिया हो वीएस, यानी कि सोल्यूशन जो ml में दिया, तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ऊपर वाला जो है यहाँ पर सेम टू सेम ही रहेगा। तो इसको भी हम कुछ लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात की है तो हम कुछ इसको GEB लिख लेते हैं, GEB लिख लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि B से हम सॉल्यूट को डिनोट कर रहे हैं, तो GE ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ GEQ ऑफ B, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर वो ml में है तो हम क्या करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो ऑटोमेटिकली लीटर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो एक चीज तो ये आ गई। अब हमने फर्दर क्या देखा था कि ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है, ग्राम इक्विवेलेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखना कि ग्राम इक्विवेलेंट जो हमने पहले देखा था वो सॉल्यूट की हमने उस टाइम पे बात नहीं की थी, लेकिन नॉर्मेलिटी के केस में हम हमेशा सॉल्यूट की ही बात करेंगे। तो सॉल्यूट में जो ग्राम इक्विवेलेंट्स है उसको हमने क्या देखा था कि जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है, अगर सॉल्यूट की मैं बात करूं तो वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास है, गिवन मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास किसका, सॉल्यूट का, तो वो हम WB से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इसको मैं ऐसे कैसे ही लिख देता हूँ, इक्विवेलेंट वेट, इसको मैं वैसे का वैसे ही यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास किसका, सॉल्यूट का, तो वो हो जाएगा MB डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर सॉल्यूट का। तो MB डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, WB इज इक्वल्स टू MB ओवर VF which is equals to MB over VF which is equals to WB divided by MB into VF, ये हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया। अब मैं इसको पूरा का पूरा उठा के ग्राम इक्विवेलेंट्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अगर मैं पूरा ग्राम इक्विवेलेंट्स की जो वैल्यू ये आई है WB into VF डिवाइडेड बाय MB, इसको अगर मैं यहाँ पर नॉर्मेलिटी के इक्वेशन में ग्राम इक्विवेलेंट्स के जगह पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या बनेगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, WB डिवाइडेड बाय MB इनटू VF मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय VS वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आ गया। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से क्या बना, ये बना WB ओवर MB इंटू 1000 ओवर VS इंटू VF। तो नॉर्मेलिटी का ये फॉर्मूला बन गया, नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला ये आ गया यहाँ से। तो अगर ये मेरे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यहाँ से आ गया, ये तो एकदम एक्सपेंडेड फॉर्मूला है, क्योंकि अगर इस केस में हमें वेट्स भी दिया हुआ है, सॉल्यूट का कितना वेट है, यहाँ पर उसका मोलर मास जो कि उसके वहां से निकल जाएगा, उसके फॉर्मूले से ही आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की कितना सॉल्यूशन हमें बनाना है, टोटल वॉल्यूम, और वैलेंसी फैक्टर जो कि सॉल्यूट से ही हमें पता लग जाएगा। तो अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो रिएक्शन के बेसिस पे हम कंसीडर करेंगे कि वैलेंसी फैक्टर उसकी कितनी होनी चाहिए। अगर रिएक्शन नहीं दिया है तो ऐसा हम फॉर्मूले से भी ले सकते हैं, जैसे हम H3PO4 का केस हमने देखा था, तो उस केस में अगर सिर्फ H3PO4 की बात की हुई है तो हम वहाँ पर वैलेंसी फैक्टर 3 लेंगे, लेकिन अगर वहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है तो हमें रिएक्शन कंसिडर करना पड़ेगा और वहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि कितना H पॉजिटिव जो है वो सोल्यूशन में दे रहा है, तो वहाँ से पता लग गया वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। अब ये चीज है, इतनी चीज क्या है, इतनी चीज क्या है, WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय VS। इतनी चीज क्या है, इतनी चीज होती है मोलैरिटी, ये इतनी चीज जो है वो है मोलैरिटी। तो यहां से इक्वेशन हमारा क्या गया, नॉर्मेलिटी का एक इक्वेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ, नॉर्मेलिटी
नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो ये एक इक्वेशन आ गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। कैसे मोलैरिटी हुआ, ये क्या है WB डिवाइडेड बाय MB, ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर 1000 ना हो, 1000 हो भी तो ये पूरा पर लीटर ही हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वैलेंसी फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी का इक्वेशन आ गया मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ तक जो ये पूरी चीज थी ये नॉर्मेलिटी की मतलब नॉर्मेलिटी को एक्सप्लेन करती है। तो इसमें से कोई इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट एक ये वाली है जो कि ग्राम इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में दी हुई है, एक इक्वेशन ये है जो कि बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, और एक इक्वेशन ये है। तो तीन इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गया नॉर्मेलिटी का।